मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में कर्मचारी संकल्प सम्मेलन नामक विशेष संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी या भारत में निर्मित उत्पादों को अपनाने की अपील की। मध्य प्रदेश में अब नहीं होगी यूरिया खाद की कमी। अगले 1.5 महीने में राज्य को मिलेगा 5.60 लाख मीट्रिक टन यूरिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा 15.60 लाख मीट्रिक टन है राज्य में यूरिया का कुल भंडारण। भारत का डेयरी निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर। 2024-25 के दौरान डेयरी उत्पादों के निर्यात में 80% वृद्धि दर्ज। भारत 1998 से दुनिया में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर। वैश्विक दूध उत्पादन में देता है 25% का योगदान। समाचार अब विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को नई दिल्ली में कर्मचारी संकल्प सम्मेलन नाम एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बातचीत की और देश के लाभार्थियों तक सभी सरकारी योजनाओं की सुचारू पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मंत्री मोदी ने कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत सुनिश्चित करने का संकल्प भी लिया और देशवासियों से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी या भारत में निर्मित उत्पादों को अपनाने की अपील की। मेरा काम राष्ट्र निर्माण का है, इस जनता की सेवा का है और मुझे जो काम मिला उसको बेहतर मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक ईंट मेरे भी लगेगी। मन आनंद से भर जाएगा, प्रसन्नता से भर जाएगा। फील करने की कोशिश करो, आप महसूस करने की कोशिश करो। अगर ये तीसरा दृष्टिकोण शासकीय सेवा में हम अपनाएं तो आप भी काम में आनंद से भर जाएंगे और देश के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। और हमने नहीं किया ऐसी बात नहीं है, हमने बहुत काम किया है। पिछले साल से इस साल तक ही देखें तो कृषि में कई फसलों में उत्पादन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हमारे किसानों ने, जिनमें हमारा भी योगदान है। गेहूं में जो रिकॉर्ड बना, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड, गेहूं में, चावल में, मक्का में, सोयाबीन में, यहां तक के दालें भी हमने ज्यादा उत्पादित किया और इस साल 5% तेल का आयात हमको कम करना पड़ेगा। ये उपलब्धियां हैं हमारी। इससे पूर्व कल बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कर्नाटक किसान संगठन ने मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर अपने सुझाव साझा किए और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन्हीं सुझावों के आधार पर विकसित खेती के लिए कार्य होगा और समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रयास लगातार चलता रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में नकली कीटनाशक पर मिली शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसके बाद कई डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि क्लोरोम्यूरॉन एथिल 25% WP नामक खरपतवार नाशक के प्रयोग से वहां किसानों की सोयाबीन फसलें खराब हो रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तुरंत कंपनी एवं डीलर्स पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद सैंपल जब्त कर जांच की गई और नमूने घटिया पाए जाने पर मध्य प्रदेश के 3 जिलों विदिशा, देवास व धार में डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ ही बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर रोक लगाई गई है। कई डीलरों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह ने देश भर में व्यापक आकस्मिक छापामारी का अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्री के निर्देश के बाद कृषि विभाग ने बाजार से उक्त हाइब्रिसाइड के सैंपल जब्त कर जांच कराई थी।
जांच रिपोर्ट में पाया गया कि संबंधित हेर्बिसाइड घटिया गुणवत्ता का है और यही फसल के नुकसान का कारण बना है। डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ विदिशा ग्रामीण, देवास, कन्नौज, धार, बदनावर जिले में FIR दर्ज की जा चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक सभी जांच परिणाम नहीं आ जाते, डिफॉल्टर कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित किया जाए। इसके अलावा कंपनी के पास उपलब्ध शेष स्टॉक की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। शिवराज सिंह ने किसानों से अपील की है कि वो फिलहाल क्यूरोम्यूरॉन एथिल 25% WP बैच संख्या KE04 का प्रयोग ना करें ताकि फसलों को आगे नुकसान ना पहुंचे। किसानों को हर प्रकार की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। इसी की कड़ी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये योजना किसानों के लिए किस प्रकार लाभकारी साबित हो रही है, इसे भारत सरकार में कृषि विभाग के पूर्व अपर सचिव आलोक सिन्हा से जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की प्रभावशाली पहल है। ये योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाली हानि पर बीमा कवरेज प्रदान करती है। हमारे किसान भाई इस योजना से किस प्रकार अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार में कृषि विभाग के पूर्व अपर सचिव आलोक सिन्हा जी। इसका मूल मकसद ये है कि किसान ने अपना इनपुट खर्च करके बीज लगा के, पेस्टिसाइड लगा के, फर्टिलाइज़र का ट्रीटमेंट दे के यदि कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई आपदा हो गया और सारा का सारा फसल नष्ट हो जाए तो उसको फिर लाभ मिलना चाहिए। ये 2016 में शुरू हुआ था। इसमें अगर हम पिछले 2-3 साल का तुलना करें तो 2022-23 में इसमें 3 करोड़ किसानों को रजिस्टर किया गया था, जो 1.5 साल बाद वो 4.5 करोड़ पे पहुंच गया। ये इटसेल्फ भी बहुत बड़ी फिगर है। ये जो फसल बीमा योजना है ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत किसान लोग इससे आकर्षित हो रहे हैं। 2016 से अब तक 78 करोड़ किसान कवर हो चुके हैं। ये योजना कौन कौन से फसल को और कौन कौन से मौसम को कवर करती है? देखिए, मोटे रूप पे जो मेन फसल है गेहूं और धान वो तो कवर्ड है ही है। अगर आज के दिन अगर आप खरीफ का देखें तो इसमें दलहन तिलहन कवर्ड है, बाजरा कवर्ड है एंड ऑफ कोर्स धान भी कवर्ड है। अभी जो साल चल रहा है इसमें बजट प्रोविजन में ऑलरेडी 70,000 करोड़ का इसमें प्राविधान हो रखा है कि इतना के प्रीमियम्स हम सेटल कर सकते हैं। इसमें जो किसान भाई लोग जो इसमें लाभान्वित हो गए, नॉट रजिस्टर, जो एक्चुअली लाभान्वित हो गए हैं, ये शुरुआत में 3,71,000 था, अब वो बढ़ के 15 लाख तक पहुंच गया। योजना के लागू होने के बाद किसानों की ज़िंदगी में और सुरक्षा में क्या बदलाव आया है? देखिए, अगर मैं किसान हूं तो मुझे इतना तो मालूम है कि यदि मैं इसमें रजिस्टर हो गया और फॉर्म वॉर्म फिलअप कर लिया तो अगर कहीं नेचुरल कैलामिटी हुआ तो मेरे जो संभावित लॉसेस हैं उसका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। सो टू दैट एक्सटेंट इट इज़ वेरी गुड। जैसे आप देखेंगे शहरों में दुकानदार अपने दुकान और उसके अंदर जो सामान है उसको इंश्योर कर लेता है। जो रेस्टोरेंट है, सिनेमा हॉल है, वो सब अपने को इंश्योर करके रखते हैं ताकि यदि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उनके लॉसेस को मीटअप किया जाएगा। तो अब किसान को भी टू दैट एक्सटेंट साइकोलॉजिकल तसल्ली है। किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली ये जो पहल है, तो ये कितनी बड़ी पहल मानते हैं केंद्र सरकार की आप? देश के अगर 2/3 लोग गांव में रहते हैं तो उनके जीवन में साइकोलॉजिकल तसल्ली तो आ ही गई है कि अगर बाढ़ या नेचुरल कैलामिटी या ड्राउट या सूखा ऐसा कुछ पड़ जाए तो उन्होंने जो कुछ भी इनपुट कॉस्ट अपने ज़मीन में इन्वेस्ट किया है वो सब मेकअप हो जाएगा। हमारे किसान भाइयों को इस योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेनी चाहिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहिए। कैमरामैन अरमान के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, दिल्ली।
भारत ने 2024-25 के दौरान डेयरी उत्पादों के निर्यात में 80% की वृद्धि दर्ज की है और ये निर्यात अब $492.9 मिलियन का हो गया है, जिससे भारत खाद्य क्षेत्र में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। भारतीय दुग्ध उत्पादों के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, बांग्लादेश और भूटान शामिल हैं। भारत 1998 से दुनिया में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और अब वैश्विक दूध उत्पादन में 25% का योगदान देता है। संसद में प्रस्तुत आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत का दूध उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 63.56% बढ़कर 2023-24 में 239.2 मिलियन टन हो गया है, जो 2014-15 में 146.3 मिलियन टन था। संसद में प्रस्तुत आधिकारिक बयान में ये भी बताया गया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत मुर्गी पालन, भेड़, बकरी और सुअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई है। इसके तहत व्यक्तियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, धारा 8 कंपनियों को उद्यमिता विकास के लिए और राज्य सरकारों को नस्ल सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम में पशु रोगों के खिलाफ रोग निरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रावधान है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने गेहूं, धान और दालों के जैविक उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें जैविक गेहूं, चावल और दालें शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के अंतर्गत खुदरा संस्थागत खरीदारों के माध्यम से बाजार संपर्क को सुविधाजनक बनाना, बिचौलियों को खत्म करना और पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करने के लिए किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और प्रमाणित क्लस्टरों के सीधे संपर्क करना है। इन उपायों का उद्देश्य किसानों के जैविक उत्पादों की लिफ्टिंग, मूल्य स्थिरता और स्थायी आयु सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त जैविक उत्पादों के लिए किसानों के सीधे मूल्य प्रीमियम प्रदान करना है, जिसके पारंपरिक कीमतों की तुलना में बेहतर प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। NCOL अपनी सहभागिता रणनीति के तहत जैविक गेहूं, धान और अरहर की खेती के लिए किसानों के साथ दीर्घकालिक आधार पर सक्रिय रूप से जुड़ने की योजना भी बना रहा है। देश के कई राज्यों में अभी भी किसानों को यूरिया खाद लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आगामी 1.5 महीने में राज्य को 5.60 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में पूंजीगत व्यय में वृद्धि वाले प्रथम 3 राज्यों में मध्य प्रदेश ने अपना स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया उत्पादों में निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि राज्य में यूरिया का कुल भंडारण 15.60 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 13.92 लाख मीट्रिक टन किसानों को वितरित किया गया है और 1.68 लाख मीट्रिक टन यूरिया शेष है। प्रदेश में मक्का का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख हेक्टेयर बढ़ जाने के कारण यूरिया की मांग बढ़ी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से नई दिल्ली में भेंट कर उन्हें प्रदेश में जारी विकास कार्यों से अवगत कराया तथा उन्हें आगामी दिनों में भोपाल मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ और विशाल किसान सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी के दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने की संभावना है। खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में खाद बीज वितरण एवं भंडारण की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में कहा गया कि राज्य के किसानों को सुविधा के अनुरूप खाद बीज उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी है। DAP खाद की कमी को देखते हुए यूरिया और NPK खाद की निर्धारित लक्ष्य में बढ़ोतरी भी की गई है। किसानों को समय पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए कम स्टॉक वाले जिलों में प्राथमिकता के साथ यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025 में यूरिया खाद हेतु 4.53 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समितियों में 3.67 लाख मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है एवं भंडारण के विरुद्ध प्रदेश के किसानों को 3.37 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद का वितरण किया गया है। सहकारी समितियों में वर्तमान में 30,442 टन यूरिया खाद शेष है तथा विपणन संघ ने 12,119 टन यूरिया खाद उपलब्ध है।
उल्लेखनीय है कि सहकारिता के अंतर्गत इस वर्ष 10.72 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया है। और ICAR के सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI के अनुसार भारतीय जल क्षेत्र में समुद्री मत्स्य स्टॉक अच्छी स्थिति में है। पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन का वार्षिक औसत वृद्धि दर 8.9% है। इसके अलावा ICAR मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने और स्थायी मत्स्यिकी और जल कृषि के लिए जलवायु अनुकूल रणनीतियां विकसित करती है। जलवायु परिवर्तन में मछुआरों की तैयारी को बढ़ाने के लिए ICAR द्वारा ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में मंडी का भाव। बुधवार को टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 19 अगस्त को टमाटर का भाव था 4,000 रुपए। 20 अगस्त को इसके सौदों में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,750 रुपए पर आ गया। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ इसका भाव बिना किसी फेरबदल के 19 और 20 अगस्त को 250 रुपए पर बना रहा। पंजाब के लुधियाना मंडी में 19 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 3100 रुपए, जो कि 20 अगस्त को भी बिना किसी बदलाव के 3100 रुपए पर टिका रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 19 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 4,000 रुपए, जो कि 20 अगस्त को 160 रुपए टूटकर 3,840 रुपए पर आ गया। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में देश में 213.20 लाख टन टमाटर की पैदावार हुई है। पिछले साल यानी 2022-23 में ये पैदावार करीब 204.25 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 4.38% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। इन दिनों गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 19 अगस्त को जीरे का भाव रहा 13,725 रुपए, जो कि 20 अगस्त को 2,200 रुपए की भारी बढ़त के बाद 15,925 रुपए पर पहुंच गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान जीरे का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 अगस्त को जीरा 17,000 रुपए पर बिका। गुजरात की ही सेमी मंडी में जीरे के दाम में कमजोरी दर्ज की गई। यहाँ 20 अगस्त को इसका भाव 225 रुपए टूटकर 17,625 रुपए से 17,400 रुपए के स्तर पर आ गया। राजस्थान की मदनगंज किशनगढ़ मंडी में 20 अगस्त को जीरे के सौदे 16,276 रुपए पर हुए। बता दें कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले जीरे की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2024-25 में देश से जीरे का कुल निर्यात 2,29,881 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये निर्यात रहा था 1,65,269 टन। यानी इस साल जीरे के निर्यात में तकरीबन 64,612 टन की बढ़ोतरी हुई है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार के दक्षिणी जलोढ़ क्षेत्र में अरहर और हल्दी के खेतों में उचित जल निकासी बनाएं। साथ ही यहां के किसान सूरजमुखी और मक्का के खड़ी फसलों में भी अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी के लिए उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। बिहार के किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों के बेलों को सहारा प्रदान करें।
साथ ही लताओं को जमीन की सतह से ऊपर रखें ताकि वर्षा के पानी से फसल का नुकसान न हो। बिहार के अररिया जिले में मक्का और सब्जियों में उचित जल निकासी बनाए रखें, साथ ही लता वाली सब्जियों के लिए मचान बनाएं। बात करें झारखंड की, तो यहाँ के किसान मक्का, उड़द और मूंग की फसल में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें, साथ ही कंद वाली फसलों के खेत से वर्षा का अतिरिक्त पानी बाहर निकाल लें। झारखंड के किसान सब्जियों के खेत में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें, साथ ही सब्जियों के पौधों को पॉलीथीन से ढक दें। वहीं ओडिशा के कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों में हो रहे बारिश के कारण उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग न करें। साथ ही यहाँ के किसान धान, कपास, अरहर और मक्का के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान सब्जियों के खेत से भी अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। ओडिशा के किसान टमाटर, मिर्च और बैंगन की फसल को पॉलीथीन से ढक दें, साथ ही पक चुकी सब्जियों की तुड़ाई कर लें और प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। ओडिशा के किसान अरहर और मक्का के प्रभावित पौधों को सहारा प्रदान करें। ओडिशा के पूर्वी घाट उच्च भूमि क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी घाट में धान, मक्का, मूंग और उड़द के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा में वर्षा के पानी से खेतों में लगी सब्जियों को भी सुरक्षित रखें। उचित जल निकासी का प्रबंध करें, साथ ही खेत की खड़ी फसलों से फालतू पानी को बाहर निकालें। ओडिशा के किसान बागों से भी अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर में इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज गगनयान मिशन के संबंध में एक प्रेस वार्ता करेंगे। इस दौरान इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन भी मौजूद रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स मामले में आवारा कुत्तों को पकड़ने की एमसीडी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। भारतीय रेलवे ने बिहार के लिए कई तरह के नए ऐलान किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिवाली और छठ पूजा के लिए रेलवे ने 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आज